राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो क्लास 11 जैक मॉडल सेट 2023 का सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बीएसटी का आपको आंसर्स बता चुके थे, अकाउंटेंसी का भी बता दिए हैं, सीए का भी बता दिए हैं, हिंदी का भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है और सही उत्तर उसका बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इकोनॉमिक्स का क्लास 11 के लिए। ठीक है, 40 प्रश्न आपको दिए रहेंगे और उसका सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर, यानी जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कौन सी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रश्नावली लंबी हो सकती है, हाँ हो सकती है। और दूसरा दिया गया है कि प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। और प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यानी क्वेश्चनर कैन बी लेंदी हो सकता है, क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन जनरल टू पार्टिकुलर, और क्वेश्चन शुड बी क्लियर। ये सारे होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी क्लू फॉर आंसर इन द क्वेश्चन। प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 के लिए। दूसरा है आपका प्रश्न संख्या 2 में कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जनक जो है वो गॉटफ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछता कि सांख्यिकी का जनक जो भारत के हैं वो कौन है, तो भारत के सांख्यिकी के जनक जो है वो है पीसी महालनोबिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको भारत का पूछता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन है, यानी सांख्यिकी का जनक कौन है, यहाँ पर भारत नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए आप गॉटफ्राइड एकेनवाल बोल रहे हैं। लेकिन अगर भारत अगर बोल देता तो यहाँ पर क्या हो जाता, पीसी महलनोबिस हो जाता। ठीक है, और एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ हुज इकोनॉमिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। सही व्याख्या करना कठिन, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, ऑप्शंस ऑफ आंसर्स आर गिवन, उत्तर में समानता पाई जाती है, देयर इज क्वालिटी इन आंसर, स्कोर करना कठिन होता है, डिफिकल्ट टू स्कोर। तो इसका बोला गया है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी मुक्तोत्तर प्रश्न में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही व्याख्या करना कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है परास का क्या अर्थ है, यानी परास जो है, परास को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज, और रेंज को हम लोग विस्तार भी बोला जाता है। इसको परास शब्द अगर नहीं दिया रहता तो विस्तार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, रेंज, तो रेंज का होता है फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट मतलब क्या हो जाता है, अधिकतम, और स्मॉलेस्ट मतलब क्या हो जाता है, न्यूनतम, न्यूनतम। तो इसमें और एक चीज़ पूछा जा सकता था, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर पूछ देता तो क्या लिखते हैं तब, एल माइनस एस और एल प्लस एस। तो आपको अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसा, यानी विस्तार का गुणांक अगर पूछा जाता तो एल माइनस एस और एल प्लस एस। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रेंज का क्या अर्थ है, तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5वां नंबर का। 6ठा नंबर देख लेते हैं क्या है। तो प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। टू क्लासीफाई इंडियन पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो गुणात्मक हो जाएगा, यानी क्वालिटेटिव आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर में किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट द रो हेडिंग इन अ टेबल इज कॉल्ड,
क्या हो जाएगा, स्टब्स यानी अवशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाते हैं? हिस्टोग्राम आर ड्रॉन फॉर व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? तो यानी हिस्टोग्राम में जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल यानी सतत चर, यानी जो चेंजेस होने वाले, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो डेटा चेंज होते रहेगा, यानी सतत चर यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 नंबर में दिया गया सभी प्रेक्षणों के मूल्य के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? यानी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं यानी तो क्या हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं यानी माध्य निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन होता है, यानी सभी मूल्यों का योग देखा जाता है और उसी से हम लोग क्या करते हैं, संख्या से भाग देते हैं। तो सभी मूल्यों का योग यानी टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, यानी समांतर माध्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9 नंबर का। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको क्या दिया गया है? तो 10 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग को बोला गया, इन द कैलकुलेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एवरेज इट इज़ मैंडेटरी टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 4 बराबर भागों में मतलब इसको बोलते हैं क्वार्टाइल बोलते हैं, और अगर बोल देता है कि 10 बराबर भागों में तो उसको बोलते हैं डेसाइल बोलते हैं। ठीक है, और 100 बराबर भागों में तो उसको परसेंटाइल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया है 4 बराबर भागों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थक यानी क्वार्टाइल बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कॉल्ड? तो ये परास गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचलन गुणांक बोलते हैं, या विचलन गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 नंबर निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? ठीक है ना, तो किस माप की गणना के प्रेक्षणों औसत से विचलनों के निरपेक्ष मानों को लिया जाता है? तो औसत से जो लिया जाता है, यानी इन ए कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय देयर एवरेज इज टेकन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिया जाता है मीन डेविएशन से, नाम से ही पता चल रहा है माध्य विचलन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 तक देख लिए। आप देखते हैं 14 नंबर में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा आपको आंसर्स जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा क्लियर हो जाएगा, याद करने का आपको ज़रूरत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि यदि किसी आंकड़े का मान विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक क्या होगा? ठीक है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा रिस्पेक्टिवली 16 एंड 50, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया हुआ है, 16, मीन दिया हुआ है 50, इंटू 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 32% हो जाता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विच टाइप ऑफ कोरिलेशन? सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो ये रेखीय सहसंबंध यानी लाइनर कोरिलेशन का संबंध बताता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर में यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? पूर्णतः बोल रहा है, यानी इफ़ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज परफेक्टली पॉजिटिव देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? परफेक्टली पॉजिटिव बोला है मतलब +1, और अगर परफेक्टली अगर पूछ लेता है यहाँ ऋणात्मक यानी नेगेटिव अगर बोल देता तो क्या हो जाता, -1 हो जाता, और बोल देता दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परफेक्टली पॉजिटिव मतलब +1 यानी बी हो जाएगा उसका सही उत्तर। कोटि सहसंबंध, और इसको जो कोरिलेशन है उसको दो पार्टों में बांटा जाता है। जैसे कोरिलेशन में एक विद्वान का नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और दूसरा नाम है स्पेरमैन का रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना, तो इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे पूछा जा रहा है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है?
तो हु इज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो रैंक कोरिलेशन जो है वो स्पेयरमैन को जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर में निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन रिटेल प्राइस, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नापता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 तक हम लोग देख लिए। 19 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें पूछा गया है 19 नंबर में लेस्पेयर की कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो लेस्पेयर का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 होता है। तो यहाँ पर आपको भार का बात किया गया है, ठीक है, यानी कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी विच इज़ यूज्ड एज वेट इन कैलकुलेशन। वेट जो होता है वो Q से डिनोट किया जाता है, यानी Q0 से, यानी और कीमत को P1 या और P0 से। तो वेट को यहाँ पर माना जाएगा आधार अवधि की मात्रा। देखिए यहाँ पर Q0 जो होता है वो आधार होता है, तो यानी आधार अवधि की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर में पूछा गया है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ द इंडेक्स दैट एम्फेसाइज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम्स कॉल्ड, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरल सामूहिक सूचकांक यानी सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सरल मूल्यानुपात सूचकांक यानी सिंपल प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, भारित सूचकांक यानी वेटेड इंडेक्स, यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन सही। अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज रिलेटेड विथ, तो प्राइमरी सेक्टर हमेशा क्या होता है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि गठन यानी फॉर्म्ड, यानी कब किया गया था 1950 में, लेकिन कार्यान्वित कब किया गया था 1951 में, याद रखिएगा, ठीक है। 1950 में गठन किया गया था और 1951 से उसका काम चालू किया गया था। 23 नंबर में पूछा गया कि भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, ठीक है, तो विच इज़ द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा 12वीं, ठीक है, और इसका कार्यकाल क्या था 2012 से 2017 तक के लिए था, ठीक है, 2012 से 2017 तक याद रखिएगा, और ये 12वां था, ठीक है, 5th ईयर प्लानिंग। 24 नंबर में भारत में नई और आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये जुलाई 1991 में हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, 24 नंबर का 1991। 25 नंबर में दिया गया है, तो 25 नंबर में दिया गया है विनिवेश का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, यानी टू प्रमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन, टू हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन, टू कलेक्ट रेवेन्यू बाय गवर्नमेंट, इनमें सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन विच ईयर वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन WTO इस्टेब्लिश्ड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर में दिया गया है ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है, व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ लाइवलीहुड फॉर रूरल पॉपुलेशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि। 28 नंबर में निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत, इंडिया। 29 नंबर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, मनरेगा के नाम से इसको जानते हैं आप। इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005, ठीक है, 2005 में ये रूल मनरेगा लेकर आया गया था, ये एक्ट लेकर आया गया था और उसमें 100 दिन की रोज़गार की गारंटी दी जाती थी, ठीक है, ये आप लोगों को सभी को पता है। 30 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल ये सब है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, लेकिन कंप्यूटर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 के बाद 31 नंबर में देख लेते हैं क्या दिया गया है। 31 नंबर में दिया गया है कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इज़, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक साधन और एक साध्य दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, इनमें से सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आधारित संरचना के अंतर्गत आता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कवर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी है,
इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 नंबर में दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है? द पॉपुलेशन ऑफ रूरल लेबर फोर्स डैश देन दैट ऑफ अर्बन लेबर फोर्स, या अधिक होता है यानी मोर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाता है? द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्सन एंगेज इन ब्रिक मेकिंग वर्क इज कॉल्ड वेज लेबरर्स, यानी दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर, इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका सभी को पता आप लोग को सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया, इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन नंबर ए। 39 में बट आगे हम लोग आगे, जैविक खाद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? वाई ऑर्गेनिक नेचर इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट सुटेबल ऑफ फार्मिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते, केमिकल मेटल्स आर नॉट अवेलेबल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 40 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सार्क का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज सार्क फॉर्म्ड? तो सार्क जो गठन हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। ठीक है, और इसमें टोटल 8 देश शामिल है इसमें, जिसमें भारत है, श्रीलंका है, और बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है ना, तो ये सभी स्टेट, ये सभी कंट्री इसमें शामिल है। तो 40 का 40 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।